Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's start a new chapter that is isomer. ठीक है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें चैप्टर के बारे में तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ कि कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है तो उसमें पूछा जाता है इस तरह से कि क्या कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट में हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, यानी कि मतलब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी मिल रहा है अपने को आइसोमर का तो वहाँ पे तो अपने को क्वेश्चन मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से। ठीक है, और कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हाँ तो मैं बात कर रहा था कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आइसोमर का एक कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कि एक ही कंपाउंड है उसके डिफरेंट आइसोमर हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है एक बट उसने आइसोमर शो किया है तो हो सकता है एक से ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं आइसोमर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले बात करें कि आइसोमर का मतलब होता क्या है, कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंपाउंड है तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को हम एक दूसरे का आइसोमर बोल सकते हैं। आइसोमर बोलेंगे, बस इस कंडीशन को याद रखो। फर्स्ट कंडीशन क्या कि हमारे पास दो कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है मेरे पास, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब डिफरेंट क्या क्या हो सकता है, कुछ केसेस में तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और कुछ केसेस में क्या होता है ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट होता है। अब ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन स्टीरियो आइसोमर को। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट कर पाएंगे, दैट इज स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर बच्चा उन आइसोमर को बोलेंगे जहां पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब क्या मीनिंग है इस बात का समझ लेते हैं और उठा भी लेते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर को भी हमने फर्दर टाइप में क्लासिफाई किया है, जैसे कि चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर एंड टोटोमर। तो सबसे पहला बेसिक एग्जांपल में ले रहा हूं, है ना, आइसोमर स्टार्ट करने से पहले देखो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सा क्वेश्चन एग्जांपल है, इवन एनसीईआरटी में भी एग्जांपल गिवन था पहले। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, किसी को आइडिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेशन था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कुछ इस तरह से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एटम, इस कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम है बोलो, 2 C2, हाइड्रोजन के कितने हैं 6, ऑक्सीजन का कितना है 1। तो इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। एक और मैं कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3CH2OH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे क्या जल्दी से, 2 कार्बन C2, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6, 3 4 5 6, कितना ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास बच्चा यहाँ पे देखो दो अलग अलग कंपाउंड है बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम क्या है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी आइसोमर की, कि आइसोमर दो कंपाउंड को आप एक दूसरे का आइसोमर बोल सकते हो पहला, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। ठीक है, अच्छा ये वाला जो डेफिनेशन है ये सभी आइसोमर में कॉमन रहेगा, जितने भी अपन आइसोमर यहाँ पे पढ़ेंगे ना बच्चा 1 बाय 1, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी। ठीक है, क्लासिफिकेशन को भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाएगा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर का बेसिकली क्या मीनिंग है फिलहाल। तो जितने भी यहाँ पे हमने आइसोमर देख रहे हैं उस पर्टिकुलर स्लाइड में क्लासिफिकेशन में, तो सभी में ये पर्टिकुलर कंडीशन बोल दो इसको सेम रहेगी कि दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट देख रहा है, और आप तो क्योंकि काफी कुछ पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि इस ऑक्सीजन के साथ दोनों जगह अगर कार्बन है तो उसको बोलते हैं ईथर, और OH ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे ये तो ईथर कंपाउंड है और ये क्या है, अल्कोहल है। तो अलग अलग हमारे पास क्या है बच्चा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलूंगा मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिलहाल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो हम बोल देंगे इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकेंड कंपाउंड आर, हम बोल सकते हैं आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। These two compound are isomer of each other. So उठा लेते इसी कैटेगरी में फर्स्ट चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, अगेन जितने भी आइसोमर है सभी में एक कंडीशन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। तो हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड है जहां पे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फर्स्ट कंडीशन क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
बट वहां पे जो कार्बन का जो चेन है वो क्या होना चाहिए बच्चा, डिफरेंट होना चाहिए। बट जो कार्बन का जो चेन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, कार्बन का मेन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, अपन पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, हाउ वी कैन सेलेक्ट द मेन चेन ऑफ कार्बन। वहां पे कुछ रूल्स भी अपन स्टडी किए थे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेंगे कंपाउंड, उनको बोलेंगे एक दूसरे का चेन आइसोमर। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चा, देख पा रहे हैं आप, 4 कार्बन है C4, टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो C3, यहां पे CH3 होगा, कितना हो गया C4H10। इसका चेक कर लेते हैं, C1 2 3 4 C4 3 3 6 9 10 C4H10। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा, आप आईयूपीएसी में पढ़ चुके हैं कि अगर इस कंपाउंड में मेन चेन आपको सेलेक्ट करना है तो 4 कार्बन का मेन चेन है। कितने कार्बन का मेन चेन है, मेन चेन में यहां पे हमारे पास है 4 कार्बन, और इसमें अगर बात करें मेन चेन में कितने कार्बन हो गए बच्चा, 3 कार्बन। इसमें मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। तो मेन चेन डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक दूसरे को बोलेंगे चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, दैट्स इट। आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C4H8O। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 5 7 8 H8, एक सिंगल ऑक्सीजन, C4H8O। 1 2 3 4 C4 3 6 7 8 H8O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें मेन चेन है 4 कार्बन का, इसमें मेन चेन है 3 कार्बन का। मेन चेन डिफरेंट है, एक दूसरे के चेन आइसोमर बोलेंगे। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी आप ऐड कर सकते हो, क्या कि चेन आइसोमर तो बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। जैसे यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे ना बच्चा तो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे, फिर चेन आइसोमर वगैरह नहीं बोलेंगे, ठीक है क्या। चलो दूसरी बात कर लेते हैं पोजीशन आइसोमर की। यहाँ पे भी कुछ खास रूल नहीं है, सिर्फ थोड़ा माइन्यूट सा चेंज करना है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि दो कंपाउंड को हम चेन आइसोमर बोल सकते हैं अगर वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन का चेन डिफरेंट है। पोजीशन आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन किसका याद रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूएंट का। तो अगर इनमें से किसी भी एंटिटी की, सब्स्टिट्यूएंट की या मल्टीपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है किसी भी पर्टिकुलर मेन चेन में, तो एक से उन कंपाउंड को हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। जैसे कि देखो C4H8, दोनों का C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट कंडीशन तो सभी में सेम होनी है, तो इसको याद भी नहीं रखेंगे, अभी छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है बच्चा, 1, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है बच्चा, 2। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है, एक दूसरे को बोलेंगे पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख भी सकते हैं आप, है ना। बेंजीन पे CHO CH3 कनेक्टेड है, बेंजीन पे CHO CH3 कनेक्टेड है, बेंजीन पे CHO CH3 कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इसका पोजीशन है बच्चा मिथाइल का 2, यहाँ पे मिथाइल का पोजीशन है 3, यहाँ पे मिथाइल का पोजीशन है 4। क्योंकि फर्स्ट जो पोजीशन देते हैं अपन तो मेन फंक्शनल ग्रुप को देंगे, एल्डिहाइड को, ये अपन पढ़ चुके हैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पे देखो मिथाइल का पोजीशन बच्चा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली तीनों कंपाउंड को एक दूसरे को बाब लेंगे पोजीशन आइसोमर। इसका वैसे नाम भी याद रख सकते हैं आप, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली मेटा होती है, पेरा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरा, टोलिडाइन, मेटा और ऑर्थो, ठीक है, या इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर की। अगेन फर्स्ट कंडीशन बोलो अभी खुद से, क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, चेन आइसोमर में चेन डिफरेंट थी, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन डिफरेंट था, फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं, C3H6O, C3H6O, 1 2 3 कार्बन है, 3 5 6 H6 है, एक ऑक्सीजन है, यस। 1 2 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, C3H6O। ये तो है हमारे पास अल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या, कीटोन। अल्डिहाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों को एक दूसरे का बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आसान सा टॉपिक है, बोला था आपसे। देखो
ये हो गया बच्चा अल्कोहल, ये हो गया क्या ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इनको याद भी रख सकते हैं आप थोड़ी सी देर के लिए कि अल्डिहाइड किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेगा, कीटोन के साथ। ईथर किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेगा, अल्कोहल के साथ। और भी होते इसमें, जैसे कि हमने ले लिया क्या, ये एक सेकेंड, नहीं दिया इसमें, देखो यहाँ पे और इसमें कुछ हमें कैटेगरी लेनी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में ही। फॉर एग्जांपल दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे बच्चा कितने कार्बन इसमें काउंट करके बताएंगे कि आप C3 कितना हाइड्रोजन है 3,6H6, कितने ऑक्सीजन है O2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे क्या, C3 कितना हाइड्रोजन है 3,5,6H6 O2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, यस। इसको तो बोलते, बोलो क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप को ईस्टर, क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर पढ़ चुके अपन IUPAC में। इसको बोलते क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद भी रख सकते हैं आप क्या, ईस्टर तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रखेगा, अल्कोहल ईस्टर अल्कोहल ईथर के साथ रखेगा, अल्डिहाइड कीटोन के साथ रखेगा। ठीक है, इस तरह से याद भी रख सकते हैं आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं क्या, रिंग चेन आइसोमर को भी अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कंसीडर करते हैं। रिंग चेन आइसोमर का क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, और मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका बोलो, C4 2 3 4 5 6 7 8 H8। इसका क्या है बोलो, C4 H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस। यहाँ पे देखो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन है। यहाँ पे सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये तो चेन स्ट्रक्चर हो गया, और सॉरी ये तो चेन हो गया और ये ओपन चेन हो गया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, मेटामर की। मेटामर भी आसान है। फर्स्ट कंडीशन तो आपको ही पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। इसकी दूसरी कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटामर में फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चा मेटामर की, कि अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। जैसे कि ले लेते हैं C5H10O 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 और 5 10H10O 1 2 3 4 5 C5 3 5 और 5 10 C5H10O, यस। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी कीटोन है और यहाँ पे भी क्या है, कीटोन है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, फाइनली इसमें बात करें तो इसमें है ये इथाइल और ये है क्या, इथाइल। हमारे पास अल्काइल ग्रुप क्या है बच्चा, जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। अल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइड इथाइल थे, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये तो मिथाइल और ये क्या हो गया, प्रोपाइल। ये क्या हो गया, मिथाइल और ये क्या हो गया, प्रोपाइल। तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो एक दूसरे का क्या बोलेंगे, मेटामर। तो मेटामर की तीन कंडीशन है। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। इथाइल इथाइल है, इसमें मिथाइल इथाइल हो गए, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल हो गए। जैसे कि एक और देख लो। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। अच्छा, मेटामर कौन कौन शो करेगा, इस तरह के कंपाउंड, जैसे ऑक्सीजन के साथ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना, ये वाला क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मैंने ये कोई कंपाउंड बनाया CH3O CH2 CH2 CH3, एक कंपाउंड ये बनाया, एक कंपाउंड मैंने ये बनाया CH3 CH2O CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, C4 कितना हाइड्रोजन है, 3 6 10 C4H10O। इसका भी क्या है, C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस। दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है क्या, यस। ईथर है, ये भी ईथर है। ईस्टर अलग होता है, ईथर है। यहाँ पे देखो मिथाइल प्रोपाइल, इथाइल इथाइल, मतलब है तो कार्बन इसमें भी 4, 3 और 1 4, इसमें भी 4 है, बट इसमें 3 और 1 है, इसमें 2 2 है।
तो अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो एक दूसरे का क्या बोलेंगे, मेटामर। तो मेटामर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, ईथर, थियोल, कीटोन, अमाइन और सॉरी, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ईस्टर। अब यहाँ पे बच्चा याद रखना है क्या कि अमाइन का अगर डिग्री चेंज हो रहा है ना, तो अमाइन की डिग्री को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करता है, ना कि मेटामर। ठीक है, याद रहेगा, अगर अमाइन का डिग्री चेंज हो रहा है तो वो अपने आप में क्या शो करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर उसको कंसीडर करते हैं, ना कि उसको मेटामर। ओके, नेक्स्ट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक अलग स्पेशल केस है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। ठीक है, जैसे इसमें होता क्या है बच्चा, पहली बात ही अपने आप में क्या होता है, रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन होता है आइसोमर ड्यू टू दी माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नोन एज टोटोमेरिज्म। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसी पे मोस्टली मेरे को काम भी करना है, तो आपको याद रखना है क्या, अच्छा इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टोटोमर की अपन बात करते हैं, बट एक बेसिक सा अपन यहाँ पे वो कर रहे हैं। टोटोमर को हम रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ते हैं अगेन। ओके, सो मोस्टली अपन बात करेंगे इसकी, कार्बोनिल कंपाउंड एक चैप्टर है, वहाँ पे आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट फिर भी यहाँ पे देख लो, आसान सा कॉन्सेप्ट है क्या कि हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर वो है C डबल बॉन्ड O, या याद रखेंगे कि हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड है, हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी क्या है, डिफरेंट है, और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किससे, X से। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या, तो अपन ने देख ही लिया यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बच्चे, ज़्यादा है। अब इस कार्बन से यहाँ पे हमारे पास दूसरा कार्बन कनेक्ट होगा, और उस कार्बन पे, इस कार्बन को बोलते हैं पहली बात अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा कार्बन। अच्छा याद रखना है यहाँ पे क्या, अल्फा कार्बन पे होने चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोले तो, यानी कि ये तो बन गया OH, और ये पाई बॉन्ड बन गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। बाकी स्ट्रक्चर जो भी है वो सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लगा रहा, CH3 लगा रहा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन के माइग्रेशन को, पहले हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप था, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनोल, क्या बोलते हैं इसको, इनोल। तो हमारे पास कीटो और ये बन गया इनोल, तो इसको बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है उसकी इनोल फॉर्म में। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म भी कई तरह के होते हैं, बेसिकली अपन बात करते हैं मोस्टली कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्या बात करते हैं बच्चा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं अगेन, क्या ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, इस C डबल बॉन्ड O के साथ जो फर्स्ट कार्बन होगा इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाता है, तो इसका हाइड्रोजन चले गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन चले गया, तो दो CH2 बचा, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ये बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा। फिर इसमें कई सारे अपन बात करते हैं कि जनरली बताते हैं क्या कि कीटो फॉर्म बच्चा ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, इनोल से, मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्यों, क्योंकि कीटो फॉर्म में ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड क्या है, इस तरह से पोलर रहेगा। ठीक है, बट कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, कीटो फॉर्म से। उसके 2-3 रीजन है, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा एरोमेटिसिटी। ठीक है, अच्छा जैसे कि एक एग्जांपल ले ही लेते हैं अपन, जो भी अभी मैं बोल रहा था, क्या देखो बच्चा, ये हमारे पास किसी कंपाउंड की कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड O। तब मैंने क्या बोला, क्या ये अल्फा कार्बन है क्या, नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, ये कार्बन तो बोला हमने अल्फा कार्बन। अब इस पर अल्फा कार्बन पे देखो बच्चा, 2 हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन को कहाँ माइग्रेट कर दिया आपने, उस की तरफ, और ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा बोलो, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये हाइड्रोजन चले गया वहां पे, तो वो तो बन गया OH इस पे हाइड्रोजन नहीं रहा, और ये पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये आ गया पाई बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास फिनोल। ये कंपाउंड कैसे अपने आप में बच्चा, एरोमेटिक। ठीक है, तो भले ये कीटो फॉर्म, जनरली अपन क्या बोला मैंने, कीटो फॉर्म जनरली स्टेबल होती है किससे, इनोल फॉर्म से, बट ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है। आपने पढ़ा होगा पहले कभी कि एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल, किससे ज्यादा स्टेबल, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से। तो दोनों में ये तो काफी स्टेबल है,
तो जनरली अपन बात करते हैं कि कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बट मोस्टली अपन देखेंगे ये कंपाउंड अपनी इनोल फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा, है ना। इसकी परसेंटेज अपन क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, और इसकी परसेंटेज बहुत कम बोलेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम वो हो सकता है ये कंपाउंड में अवेलेबल हो, बट इसका परसेंटेज माइन्यूट सा रहेगा, ठीक है। तो अपन ने देखा एक एक्सेप्शन केस जहाँ पे इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है किससे, कीटो फॉर्म से। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते बच्चा, क्या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU, और इस DU का क्या फायदा होगा वो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। DU का फॉर्मूला होता है कार्बन इंटू 2 प्लस 2 माइनस H/2। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये बताता है हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। 1 DU का मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी, है ना। इसको लिख भी सकते हैं 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी, ठीक है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको खुद को समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे क्या आप, C3H8। अच्छा, यहाँ पे 2 कंपाउंड में लिख रहा हूँ, एक तो ये वाला CH2 CH2 CH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चा, C3H6। एक और कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6। तो यहाँ पे देखो, अगर इस कंपाउंड से यहाँ पे आप मूव किए तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ये सुनो, 2 हाइड्रोजन का क्या है, डिफरेंस है। अब ये 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कैसे डेवलप हो सकती है, या तो कंपाउंड में आपने पाई बॉन्ड रख दिया, या तो आपने क्या कर दिया, कंपाउंड में पाई बॉन्ड को फिर रख दिया है, या आपने क्या बना दिया, रिंग बना दिया। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्या, कि 1 DU का मतलब क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी, और इसमें क्वेश्चन में आप चेक कर लेंगे कैसे, कि या तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, या हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब DU का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा उसको मैं जैसे इस पे एक बार निकाल के भी बता देता हूं ना। इस कंपाउंड का C3H6 का DU कितना है, अब आप बोलोगे कि सर 1, आप ही बोले हो भी, एक पाई बॉन्ड लगा दिया, रिंग लगा दिया। एक बार फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। C3H6 वैल्यू पुट करते हैं, कार्बन कितने बोलो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 प्लस 2 कितना 8, माइनस कितने हाइड्रोजन है 6 बाई 2, 2 बाई 2 कितना 1 DU आ रहा है, यस, यही बोला भी था अपन ने। तो 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या रहेगा, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग। देखो यहाँ पे, अच्छा मेरे को आंसर करना खुद से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 2 DU का क्या क्या मतलब हो सकता है, तो 2 DU का मतलब हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो, या 2 क्या हो, रिंग हो, या 1 पाई बॉन्ड हो और 1 क्या हो, रिंग हो, ठीक है। और बच्चा ये आपको समझ में आ गया है, तो इससे अपने को हेल्प मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर निकालने को। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, ये वाला, और इसी तरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बट मोस्टली क्वेश्चन जैसे हमने जो भी पढ़ा है वो सब ठीक है, मतलब बोर्ड में भी अपन लिख सकते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो इस तरह के पैटर्न पे है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, कंपाउंड है C4H8। बोला इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपका मेथड क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो स्टेप 1 में आपको निकालना है इसका DU। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे आप, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। कैसे निकालेंगे, कार्बन इंटू 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया आजकल 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, माइनस 8 बाई 2 कितना 1। अच्छा, DU 1 आ रहा है। अच्छा, DU 1 का मतलब क्या, कि हो सकता है इसमें 1 पाई बॉन्ड हो, और हो सकता है इसमें 1 रिंग हो। ये सुनो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, तो 1 पाई बॉन्ड का तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास 4 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें 1 पाई बॉन्ड है। देखना, इसको एक बार सेटिस्फाई करके दिखा देता हूं मैं आपको, जस्ट इस तरह से। क्या इसमें 4 कार्बन है क्या, 1 2 3 4, क्या इसमें 8 हाइड्रोजन है क्या, चेक कर लेते हैं। 3 2 5 6 और 2 8, यस। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट समझा है उसको यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो बच्चा यहाँ पे देखो, इसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिख रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देखो, हमने पाई बॉन्ड रख दिया, यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड रख दिया, अभी यहाँ पे एक दूसरे के क्या हो गया बोलो, पोजीशन आइसोमर।
तो पहले तो मेरे को स्ट्रक्चर पता किया कैसे डीयू के बेसिस पे कि हमारे पास कंपाउंड में, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं थी, हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं था। तो आप स्ट्रक्चर को कैसे प्रिडिक्ट करोगे डीयू के बेसिस पे? पहली बात, डीयू के बेसिस पे आपको पता लगा कि उसमें एक पाई बॉन्ड है या एक उसमें क्या है, रिंग है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड वाला, अब इसके डिफरेंट आइसोमर बना दिए, पाई बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट, पाई बॉन्ड का पोजीशन सेकंड, एक दूसरे के हो गए चेन आइसोमर, तो दो तो ये हो गए। और भी बात कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज ये 3 कार्बन का चेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3 कार्बन का चेन बनाते हैं, उसमें लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 कार्बन का चेन हो गया इस केस में, और डबल बॉन्ड लगा दिया, यस, ये भी हमारे पास एक आइसोमर को तरह ट्रीट कर लेंगे, ओके। अच्छा, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? 4 कार्बन का चेन हो गया, 3 का चेन हो गया, है ना। 4 में ही इस कार्बन को यहाँ पे लगा देंगे अपन, तो 3 का हो जाएगा, नहीं, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी तो होगी। बात कर लेते हैं रिंग वाली। 4 कार्बन का आपने रिंग बनाया, ठीक है, C4H8। एक और हो सकता है, 3 कार्बन का आपने रिंग बनाया बट चौथे कार्बन को आपने रख दिया बाहर। समझ में आ रही क्या बात? यहाँ पे भी DU1 है, यहाँ पे भी DU1 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। काउंट कर पा रहे CH2 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 CH2, यस, C4H8 CH2 CH2, मतलब कार्बन काउंट करके बता देता हूँ पहले, 1 2 3 4 कार्बन इस कंपाउंड में भी, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 5 और 3 8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी C4H8 ही है, बट ये भी, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, बट रिंग के भी 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। चेन आइसोमर बोल देंगे इसको एक दूसरे का, इसमें 4 कार्बन का चेन, इसमें 3 कार्बन का मेन चेन, ठीक है। तो टोटल देखो चेन आइसोमर है, कुछ हमारे पास पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर, कुछ अगेन चेन आइसोमर है, तो टोटल आइसोमर कितने बना दिए अपन ने? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? 5, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आसान सा कॉन्सेप्ट है, यस और नो? चलो बच्चे, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते क्या, स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे डीयू के बेसिस पे, ओके। किसी फॉर्मूला में आप डीयू नहीं भी निकाल पा रहे हैं ना, तो एक रफली डायग्राम बना लिया करो जिसमें पाई बॉन्ड रख के, है ना, क्रॉस चेक कर सकते हो। बस ध्यान रखना है आपको क्या, कुछ सर्टेन पॉइंट, है ना, जैसे कि आपको डीयू का फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली हेलोजन और ऑक्सीजन के साथ अलग डीयू का फॉर्मूला अपन बताते भी हैं, नाइट्रोजन के साथ। तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड या रिंग बना के, मोस्टली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि पाई बॉन्ड रख के आप उसको सेटिस्फाई किया करो। बस याद रखना है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी रहेगी, ठीक है, इस तरह से। बात करते बच्चा नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में एक पार्ट अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में अपन ने देखा था क्या कि एक से ज्यादा कंपाउंड को हमने एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला एक दूसरे का, तो वहां पे स्ट्रक्चर ही कंपाउंड का क्या था, डिफरेंट था। स्ट्रक्चर ही वहां पे क्या था, डिफरेंट। या मैं बच्चों को बोलता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमेशा जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा बच्चा, डिफरेंट होगा, ठीक है, पहली बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर में। तो स्टीरियो आइसोमर में हम क्या देखते हैं कि 2 कंपाउंड या 2 से ज्यादा कंपाउंड के एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे अगर उनका फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेकंड स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर डिफरेंस क्या है? फिर आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस होता है क्या, the orientation of atom or group of atom in a given space must be different। कि हमारे पास जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उनका ओरिएंटेशन वो क्या है बच्चा, स्पेस में डिफरेंट है। तो एक दूसरे का हम क्या बोलेंगे उसको, स्टीरियो आइसोमर। समझ लेते हैं एग्जांपल से। सो आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डायमेंशन ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम इन स्पेस is known as what, stereoisomer, and this phenomena is known as what, stereoisomerism। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कन्फर्मर्स और ऑप्टिकल आइसोमर में बात करते हैं अपन, ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज की। फिलहाल अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या बोलेंगे कि इट डिस्क्राइब द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और द ग्रुप ऑफ एटम्स in a given molecules। It is also known as what, cis-trans isomerism। तो यहाँ पे देखो बच्चा, हमारे पास ये 2 कंपाउंड को आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों कंपाउंड का अगेन मैं तो बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना अपन, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सभी आइसोमर में होती है। अरे एक इनऑर्गेनिक में एक्चुअली अपन बात कर लेते हैं फ्यूडो आइसोमर की, वो अलग केस में चले जाता है, बट जो भी आइसोमर होता है वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया,
1 2 3 4 C4 C4 कितने हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 3 3 6 7 8 H8। इसका भी चेक कर लो 1 2 3 4 C4 3 और 1 4 और 4 8 C4 H8 दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड देखो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्या है प्रेजेंस ऑफ एक पाई बॉन्ड है, प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है और प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यानी कि इसको बोल सकते हैं ब्यूट 2E इसको भी बोलेंगे ब्यूट 2E यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्या है हमारा सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या है मेरे पास सेम है। अब यहाँ पे डिफरेंस किस में है, तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों CH3 है वो ओरिएंटेड है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नीचे की साइड, बट यहाँ पे जो हमारे पास CH3 है वो अरेंज है लाइक दिस। तो स्पेस में पहले दोनों CH3 ऐसे हैं, बाद में एक ऐसे है एक ऐसे हो गया, तो स्पेस में इनका किस तरह से ओरिएंटेशन है वो चीज सिर्फ चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हैं, ओरिएंटेड दोनों CH3 इस तरह से, एक बार इस तरह से, तो ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर। फिलहाल इनको क्या बोलेंगे एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की क्या कंडीशन होगी बच्चा कि हमारे पास जो एटम्स का रिलेटिव पोजीशन अपन बताते हैं, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का, जैसे एटम का भी बोल सकते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं खुद से, जो अभी एग्जाम्पल लिखा था अपन ने वो तो कुछ इस तरह का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस कंपाउंड को मैंने दो तरह से लिखा है, एक तो एक इस तरह से और एक लिखा है हमने इस तरह से। देखो यहाँ पे इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4 1 2 3 4 4 H8 C4 H8, उसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बचा C4 H8। ठीक है, इसका भी IUPAC नेम क्या हो जाएगा ब्यूट 2E, इसका भी IUPAC नेम क्या है ब्यूट 2E। अब यहाँ पे तो दो कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की क्या याद रखनी है आपको, क्या कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, इसको लिख भी लेंगे आप कि कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ या तो हमारे पास डबल बॉन्ड है फर्स्ट, दूसरा कंपाउंड में अगर हमारे पास रिंग है तो भी उसको क्या कंसीडर करेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो मेरे पास दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल ये ले लेते हैं ना, मेरे पास दो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, हर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास कार्बन है, एक कार्बन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो 3 फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करिए हाइड्रोजन को, तो ये CH3 ये CH3। अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, देख पा रहे क्या है ना। बट यहाँ पे लगा देते थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, एक और एक तो डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब रोटेट करके देखते हैं क्या रोटेट होगा, क्या घर पे भी करके देखना आप क्या रोटेशन पॉसिबल है क्या नहीं। अगर इसको रोटेट करना है सिस्टम को तो ये बेंट हो रहे हैं, टूट जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, देख पा रहे टूट जाएगा। यही होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यही कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, क्या कि कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। कंपाउंड में क्या होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दो टाइप हैं, या तो आपके पास डबल बॉन्ड होगा या आपके पास क्या होगा रिंग होगा। रिंग को भी आप रोटेट नहीं कर सकते, 3 का रिंग बना लो, क्या इसको रोटेट कर सकते क्या नहीं, रोटेट किया तो टूट जाएगा, ठीक है, रिंग टूट गया। तो डबल बॉन्ड है या रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन होगी, है ना। फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, सेकंड कंडीशन क्या थी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सेम, थर्ड कंडीशन क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फोर्थ कंडीशन होती है बच्चा क्या, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो कनेक्टेड वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि आप देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया बच्चे। अब इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ये जो दोनों वैलेंसी है ना, देखो यहां पे ये और ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये और ये डिफरेंट है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सेम है ना सर, क्या बोल रहे हो CH3 CH3 सर HH नहीं।
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की ईच साइड की बात करते हैं। ईच साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट हैव दी डिफरेंट वैलेंसीज। तो ईच साइड का मतलब ये एक साइड हो गया, यहां पे डिफरेंट होना चाहिए, ये साइड हो गया, यहां पे डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट वैलेंसी हमारी होगी बच्चा फोर्थ कंडीशन। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है तो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां पे शो करेगा। अब यहां पे फाइनली बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सेम वैलेंसी सेम साइड है तो सिस, जैसे कि दोनों हाइड्रोजन या दोनों CH3 सेम साइड है सिस, अपोजिट साइड है तो बोलेंगे इसको ट्रांस। इसीलिए इस कंपास ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कई बार अपन बोल देते हैं सिस एंड ट्रांस। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि यहां पे बोला इसको सिस और इसको बोला है क्या, ट्रांस। नेक्स्ट, जैसे कि आपसे पूछा है कि ये कंपाउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, बट ये वाली जो एंड पे जो वैलेंसीज है वो क्या है, सेम है। मान ले मैं इसको चेंज भी कर देता हूं ना कि सर इनको शिफ्ट कर दो ना, बट शिफ्ट भी कर दिया तो Cl ऊपर चलेगा, CH3 यहाँ पे चलेगा, बट इधर तो हाइड्रोजन ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या, तो हम बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बच्चा सिस और ट्रांस के अलावा भी हम डिफरेंट नेमिंग यहाँ पे यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं सिन एंटी, और एक हम नेमिंग यहाँ पे यूज करते हैं कौन सी, EZ। ठीक है, एक तो यूज करते हैं सिन एंटी और एक यूज करते हैं EZ। बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। EZ क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है बच्चा, प्रायोरिटी पे। किस पे बेस्ड है ये, प्रायोरिटी पे। अगर हमारे पास सेम प्रायोरिटी है वाले ग्रुप, सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो कंपाउंड को बोलेंगे Z, अदरवाइज E। ठीक है, एक लाइन याद रख लो बस। अब प्रायोरिटी का क्या मतलब है, तो प्रायोरिटी आप एक्सप्लेन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी देते हैं पर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो कंपाउंड है HCl Br और I, और मेरे पास एक ये कंपाउंड है ClH Bri। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करें। बताऊं क्या जल्दी से, C2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, देखो दो कार्बन, एक Bri एक Bri, Cl और H मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, मतलब एक ही डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, एक्चुअली सेकंड पोजीशन नहीं है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यस, डिफरेंट वैलेंसी है, यस, डिफरेंट वैलेंसी है, यस, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं एक दूसरे के। ओके, अब यहाँ पे क्या सिस और ट्रांस अपन यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग स्कीम है EZ स्कीम जो है बेस्ड है किस पे, उसके एटॉमिक नंबर पे। जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का, सबको पता है। इसकी प्रायोरिटी हो गई ज्यादा, इसकी हो गई कम, हाई प्रायोरिटी को 1, लो प्रायोरिटी को 2। ब्रोमीन और आयोडीन एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर कम। अब यहाँ पे देख लेना है कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप, अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो बोलेंगे उसको Z, तो इसको बोल दिया हमने क्या, इसको तो बोल दिया Z, तो इसको बाय डिफॉल्ट आप क्या बोल दोगे बच्चा, E। ठीक है, तो सिस ट्रांस के अलावा भी अपन यूज कर लेते हैं EZ नोमेनक्लेचर, और इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पे क्या, सिन एंटी। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम साइड है, ये हमारे ये लोन पेयर है बच्चा ना, है ना, कार्टून टाइप नहीं है ये नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो दोनों सेम साइड है तो सिन। और अच्छा, यहाँ पे खास बात क्या है, ये दोनों कंपाउंड भी एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे है तो लोन पेयर, बट इसको भी अपन एज ए वैलेंसी काउंट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया सिन, और ये क्या हो गया, एंटी, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे, तो सिन और एंटी इसको बोलेंगे। ये भी एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस के अलावा भी अपन बात कर लेते हैं क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके,
अच्छा, यहाँ पे अपन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ टू की पावर n। अगर हमारे पास एंड क्या हो, डिफरेंट हो, एंड क्या है हमारे पास कार्बन पे, अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या है बच्चा, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर या जीआई सेंटर बोल देते हैं ना। देखो यहाँ पे n क्या है, स्टीरियो सेंटर या जीआई सेंटर। जैसे कि इसका क्या मीनिंग है समझते हैं। दूसरे पेज में ले रहा हूं मैं, मेरे पास ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, अच्छा, ओके। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरी बात सारी वो चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे डिफरेंट वैलेंसी है, इस कार्बन के भी दोनों साइड डिफरेंट वैलेंसी, समझ में आ रहा है क्या, डबल बॉन्ड की इधर तो एच है और इधर ये पूरा कुछ, भाई समझ में आ, नहीं डिटेल में बताता हूँ, पूरा लिखेंगे इसको एक्चुअली, चलेगा ना। देखो यहाँ पे बच्चे, ये मिल गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होती है। डिफरेंट है, ClBr है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की इस साइड पे कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है क्या, एक तो H है और एक ही पूरा वैलेंसी की ट्रीट करेंगे, यस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यस, दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, यस, एक H और एक ही पूरा वैलेंसी डिफरेंट है, यस। तो इसमें हमारे पास दो स्टीरियो सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अबाउट भी ये दो काम करेगा, सिस ट्रांस वाला या EZ बोल दो, इसके अबाउट भी क्या करेगा, EZ बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल मेरे पास दो स्टीरियो सेंटर है, तो फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। दो स्टीरियो सेंटर है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसका मीनिंग में समझा देता हूं आपको, क्योंकि आप EZ क्लासिफिकेशन समझ चुके हो। देखो इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं ना, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितना 4, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए बच्चा, 4। एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है ये E हो, ये भी E हो सकता है ये E हो, ये Z हो सकता है ये Z हो, ये E हो, और हो सकता है ये भी Z हो, ये भी Z हो। तो एक ये 2 3 और एक 4, समझा के क्या क्या चला, क्या क्या लिखा है मैंने। EZ कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन ने देखा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो E, अपोजिट साइड है तो Z। जैसे कोई भी एक इसमें बना देता हूं मैं ना रैंडमली, यही वाला बना दिया एक्चुअली मैंने, तो बस आपको समझाने के लिए। और भी हो सकते हैं ना, ये अपोजिट हो सकता है ना, CH3 नीचे H ऊपर, कई सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखना बच्चा, आप खुद से बताओ ना मेरे को, ज्यादा बढ़िया रहेगा। Cl और Br में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बोलो, एटॉमिक नंबर ज्यादा है Br का, इसकी हाई प्रायोरिटी, इसकी कम प्रायोरिटी। यहाँ पे आ गए अभी H, और ये सब कुछ कनेक्टेड है, H और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी बोलो, कार्बन के। तो ये 1 और ये 2, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो बोलेंगे Z, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन है तो Z। और इसी के साथ, इसी कंपाउंड में इस वाले डबल बॉन्ड के साथ देखो, H और CH3 में हाई प्रायोरिटी इसकी, और H और इस कार्बन के साथ कार्बन कनेक्टेड है, तो इस कार्बन के साथ इसकी प्रायोरिटी तो होगी कम और इसकी प्रायोरिटी होगी ज्यादा। तो यहाँ पे देखो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो E। तो ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है वो क्या है फिलहाल, ZE। अब हो सकता है ना, देखो मैं अभी भी बोला था, ये H नीचे होता, CH3 ऊपर होता, तो फिर ये क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, तो Z, तो फिर ये हो गया ZZ, ठीक है। तो इस कंपाउंड में टोटल कितने कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे, इस तरह से 4, इसीलिए आंसर आ गया 2 की पावर 2, डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चा अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर में फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अदर रिमेनिंग स्टीरियो आइसोमर। आई होप आपको समझ में आएगा। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। थोड़े बहुत आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो स्पेशल यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनको चेक भी कर सकते हैं फ्रॉम दी पर्टिकुलर बुक, फ्रॉम दी MS चौहान से आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके,
सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।